और चलिए फिर इसी के साथ अब रुख कर लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की तरफ, जहां पर देश के कोने कोने से हमारे संवाददाता आप हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, आपका रुख करूंगी। लेकिन इसी बीच अजहर हुसैन जम्मू कश्मीर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहूंगी। राजकुमार जी, आज उत्तर प्रदेश में खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा रहेगा, क्या कुछ अहम रहेगा पूरे दिन? बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नेपाल में हैं और नेपाल से वो वापस कुशीनगर पहुंचेंगे। कुशीनगर आने के बाद वो जाएंगे और कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। उसके बाद उनका लखनऊ आने का कार्यक्रम है और लखनऊ में आज पूरे दिन राजनीतिक गहमा गहमी रहेगी। कैबिनेट के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक उनकी बहुत अहम बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर होगी। तो आज पूरे तरीके से जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो लखनऊ पूरी तरीके से गर्म रहेगा। लेकिन क्योंकि शाम को डिनर करने का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है और देर रात तक आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रहेंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश में भारी सुरक्षा व्यवस्था और उसके अलावा तमाम राजनीतिक गहमा गहमी जो है, सारे जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके सबके जो दौरे हैं उनको रद्द कराकर उन्हें बिल्कुल लखनऊ में डिप्यूट कर दिया गया है। जितने विभाग हैं, जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं में कहाँ, किस जिले में, किस विभाग में, क्या उसका स्टेटस है, आज इस तमाम उसमें पूरा गहमा गहमी लगी हुई है। तमाम अधिकारी और वो उसमें कहीं लगे हुए हैं। 4 बजे कुशीनगर आने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री 4 बजे पहुंचेंगे। कुशीनगर में उनका 2 घंटे का कार्यक्रम होगा और वहां से सीधे लखनऊ आएंगे। आज सबसे बड़ी खबर यही है। उसके अलावा एक राजनीतिक घटनाक्रम कल हुआ है। जो राकेश टिकैत किसानों के मसीहा बने हुए थे वो 2 फाड़ हो गए हैं। उस संगठन में कहीं ना कहीं उनके संगठन में 2 दलीय व्यवस्था हो गई है। जो गहमा गहमी पूरे लखनऊ में कुछ लोग अलग हो गए हैं और उन्होंने एक अलग किसान संगठन बनाने का फैसला लिया है। तो एक कहीं ना कहीं राजनीतिक कमजोरी कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की होती हुई दिखेगी। इसको भी लेकर बहुत गहमा गहमी है आज। यही सारे, उसके अलावा ज्ञान व्यापारी, जैसे हमारे सहयोगी अभी थोड़ी देर पहले लाइव थे, मैं सुन रहा था उन्हें, सर्वे का काम पूरा हो गया है। 2.5 दिन में सर्वे का काम पूरा हुआ। आज भी 1.5 घंटे सर्वे हुआ है। जो तथ्य निकल के आए हैं, ये रिपोर्ट कल कोर्ट के सामने रखी जाएगी और इसमें क्या निर्णय निकलता है, कोर्ट क्या निर्णय देता है, ये बहुत अहम होगा। क्योंकि मनीषा, कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है ये अति गोपनीय रखी गई है। इसके वकील और इसमें क्योंकि तमाम हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अलावा 3 जो वकील किए गए थे वो बहुत अहम है और उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कर दी गई है। पूरा 1 किलोमीटर का जो दायरा है, क्योंकि ज्ञानव्यापी जिस तरीके से इनपुट मिल रहे थे और ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसका जो ये निर्णय कल आना है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं ना कहीं हाई अलर्ट घोषित होने की संभावना व्यक्त की जाती है। हालांकि मूक तौर पर इसको जरूर माना जा सकता है। बनारस के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अर्धसैनिक बलों को लगा दिया गया है। वहाँ के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अलावा तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो उस पर नजर रखे हुए हैं। उसके अलावा आईबी को भी इसमें अलर्ट कर दिया गया ताकि कहीं भी सामाजिक माहौल किसी तरीके से ना बिगड़े। इस बात को लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, मुख्यमंत्री के कार्यालय के जो मुख्यमंत्री के जो बिल्कुल कोर टीम के अधिकारी होते हैं वो पूरी तरीके से इस पर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि ज्ञानवापी का जो मसला है, ये मसला बहुत संवैधानिक और बहुत संवेदनशील मसला है। क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की घटना इस पर विरोध भी जताया जा रहा है और उसी का नतीजा है राजकुमार जी, कहीं ना कहीं फिर से जो याचिका है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई है। आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से अजहर हुसैन हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर उजहर बात करें तो क्या कुछ आज खबरों के लिहाज से बड़ा रहेगा, क्या कुछ अहम रहेगा आज पूरे दिन? जी मनीषा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे अहम और मेन जो बड़ी न्यूज़ बन के आ रही है वो ये है कि रिसेंटली जो सिविलियन किलिंग हो रही है यहाँ कश्मीर में, इस हवाले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी आज श्रीनगर वारिद होंगे और जाहिर सी बात है वो यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो और बाकी अहम जो है मसले हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दूसरी जानिब अगर हम दूसरी खबर की ओर की बात करें तो वो यह है कि श्री अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने आज वहाँ दिल्ली में जो है एक अहम मीटिंग तलब की है, न कि सिविल किलिंग के हवाले से बल्कि जो 30 जून से जो श्री अमरनाथ यात्रा जी की जो यात्रा स्टार्ट होने जा रही है, इस हवाले से उन्होंने एक अहम मीटिंग तलब की है। इस हवाले से यहाँ पे एलजी श्री मनोज सिन्हा साहब वो वहां पे जाएंगे और इस मीटिंग में हिस्सा बनेंगे। तो इस हवाले से ये 2 अहम बड़ी खबरें जो है अभी जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं। निश्चित तौर से जो रिसेंटली जो किलिंग हुई है पंडित
जो एम्प्लॉय था यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा था, उस हवाले से, और बाकी दीगर जितने भी पंडित या हम एसपीओ का जो रिसेंटली जो किलिंग हुई थी, इस हवाले से भी एक अहम कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो दोनों एक तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का जो विजिट कश्मीर है आज, तो उसके बाद में हालांकि ज्यादा देर तक वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, रहेंगे कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन यहाँ पे कुछ अहम जो है मीटिंग होने जा रही है। इस हवाले से जो है सिक्योरिटी सिनेरियो भी देखा जाएगा, और जो श्री अमरनाथ जी यात्रा के जो यात्रा स्टार्ट होने जा रही है, इस हवाले से भी अहम मीटिंग तलब की गई है। तो ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर आज दिन भर रहने वाली है, और अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि मीटिंग के बाद में क्या कुछ सामने आ गया और क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या कुछ निर्णय लिए गए। हालांकि अगर हम देखेंगे कि ऑलरेडी जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है 4 लेयर जो है सिक्योरिटी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए डिप्लॉय की हुई है, तो इस हवाले से काफी हसास जो श्रीनगर जो पहलगाम रोड है उसको भी काफी हसास माना जा रहा है। 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है ताकि किसी भी मिलिट्री गतिविधि को देखा जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबरें मानी जा रही है अभी जिले ठीक है सर, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी राजकुमार जी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, देखिए मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में मौसम के लिहाज से क्या कुछ दिन रहेंगे, किस तरह का मौसम आगे बना रहेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगले 2 से 3 दिनों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की जा रही थी। लेकिन अगर एनसीआर की बात की जाए, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात की जाए, तो आज भी धूल भरी आंधी सुबह से चल रही थी, लोगों का जीना मुहाल था। लेकिन गर्मी थोड़ी सी जरूर अभी तक मनीषा कम है, और देखिए शाम तक किस तरीके की जो चीज़ें निकलती हैं। लेकिन मौसम विभाग ने बिल्कुल पूरे तरीके से एक राहत की बात कही है अगले 3 दिनों में। अब मौसम विभाग तो मौसम विभाग है, भविष्य का गत छपा हुआ है, लेकिन आज सुबह से धूल भरी आंधियों की वजह से लोग निश्चित तौर पर हल्कान जरूर रहे, और अब थोड़ा सा टेम्परेचर कम है। लेकिन शाम होते होते, दोपहर होते होते कहाँ किस दिशा में मौसम जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिल सकती है। राजकुमार जी, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से रुक करूंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की तरफ, जहां पर राजकुमार चौधरी जी हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उनके अलावा विवेक रंजन हमारे सहयोगी बिहार से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। बिहार की अगर हम बात करते हैं विवेक का, तो क्या कुछ आज खबरों के लिहाज से बिहार में खास रहेगा? किन महत्वपूर्ण खबरों पर आज पूरे दिन नेटवर्क 10 की नजर बनेगी? जी बिल्कुल निशा, बिहार की बात कर ली जाए तो राज्यसभा के एक जो उपचुनाव होना, राज्यसभा के एक सीटों पर उपचुनाव, उसको लेकर जेडीयू की तरफ से जो नाम है वो घोषणा कर दी गई है। महेंद्र हेगड़े को बनाई गई है। बता दें कि महेंद्र सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उसके बाद राज्यसभा में किसको भेजा जाएगा, ये अटकलें लग गई थी कि राज्यसभा का जो उपचुनाव होना है उसमें अब जो महेंद्र जी की जगह पे अनिल हेगड़े को अब राज्यसभा के उम्मीदवार बनाने को लेकर जेडीयू ने मोहर लगा दी है। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह ने औपचारिक ऐलान कर दिया है कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। वैसे में अगर दूसरी खबर की बात कर लिया, जिस तरीके से कांग्रेस का 3 दिवसीय जो चिंतन शिविर है उदयपुर में, उसमें लेकर बिहार के जो विधानमंडल दल के नेता हैं अजीत शर्मा ने, उन्होंने बिहार में गठबंधन पर सवाल खड़ा किया है कि बिहार में हमारे आरजेडी के साथ किस तरीके के गठबंधन, जब हमको और बिहार में 2 जगह देखा कि उपचुनाव हुआ, उसमें आरजेडी ने कांग्रेस को तजुर्बा नहीं दिया। चाहे अभी जो एक सीट पे बोचा पे सीट हुआ उस पे भी तजुर्बा नहीं दिया। ऐसे में लेकर अब जो कांग्रेस अब अपनी चिंतन शिविर में पूरी तरीके से टिका पड़ रही है कि बिहार में गठबंधन चलाना या कांग्रेस चलाना, तो खुद अकेले दम पे कांग्रेस को खड़ी उतरना होगा। अब ऐसे में लेकर अगर वही तीसरी खबर की बात करें जो आरजेडी से जुड़ी हुई है, आरजेडी के जो अब मीसा भारती का जो राज्यसभा का जो सीट खाली हो रहे थे, मीसा भारती की जगह पे किसको बनाया जाएगा, ये अभी तक अटकलें चल रही है। क्योंकि जो एक तरफ सीपीआई के लोग हैं वो लोग दावे कर रहे हैं कि राज्यसभा के सीपीआई को भेजी जाए, कांग्रेस वाले दावे कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले दावे के जो कहा जाए तो उनका निराधार है, क्योंकि उनकी सीट उतनी नहीं है। ऐसे में क्या
कांग्रेस को भेजा जाएगा, ये देखना होगा। जी ठीक विवेक, आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं राजकुमार जी का, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, देखिए ज्ञानवापी मस्जिद बेहद ही सेंसिटिव मुद्दा है और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। लगातार इसके जो खिलाफ में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कमेटी जो है वो लगातार विरोध कर रही है इसका, लेकिन क्या जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो याचिका मुस्लिम कमेटी की तरफ से दायर की गई है, क्या उसका प्रभाव 17 तारीख को, जो कि कल जो सर्वे को लेकर फैसला आना था, आदेश आना था, उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है इस पर? देखिए मनीषा, इसको पूरी प्रक्रिया को समझना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का मसला आया सामने, क्योंकि हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा था और लगातार मुस्लिम पक्ष अपना, लेकिन कभी ये इतना सेंसिटिव नहीं हुआ। लेकिन जैसी कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने एक बिल्कुल तथ्यात्मक बात कही, जब उनके सामने याचिका दायर की गई तो उन्होंने उस याचिका को इस बात को कहते हुए, तथ्य कहते हुए उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन किया कि जब तक मैं इस पूरे मसले को कागजों पर नहीं समझूंगा, जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, तब तक इस बारे में कुछ भी कहना बेईमानी होगा। तो निश्चित तौर पर आज सर्वे का कार्यक्रम पूरा हुआ है, कल वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, जो हाईकोर्ट की बेंच है उस बेंच में पेश की जाएगी, और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब कोर्ट की जुडिशरी, अभी तक वो अति गोपनीय दस्तावेज के तौर पर उस रिपोर्ट को माना जाना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट की देख रेख में सारी चीज़ें हो रही हैं, कोर्ट ने जब एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किए हैं और 5-6 लोगों की जो कमेटी है वो बहुत गंभीरता से, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें जब वो लोग सर्वे करके बाहर निकले तो मीडिया के तमाम सवाल थे, देश तमाम सवाल जानना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, वो रिपोर्ट कल कोर्ट में रखी जाएगी और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय लेगा। लेकिन क्या निर्णय लिया जाता है ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में, जो जहाँ तक आपका मूल सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरे तरीके से रमन्ना साहब ने कहा कि भाई मैं इसमें जब तक कोई कार्रवाई या जब तक कोई सुनवाई नहीं कर सकता, जब तक इसमें कुछ तथ्य ना आ जाए, तो ये जो रिपोर्ट है उसको एक कहीं ना कहीं एक तथ्यात्मक व्यवस्था के तौर पर माना जाना चाहिए। जो आज सर्वे पूरा हुआ है उसकी रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार होकर कल कोर्ट में पेश हो जाएगी और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय लेगा। तो कल का दिन ज्ञानवापी मसले को लेकर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, कहीं ना कहीं मनीषा इस बात को बिल्कुल। और कल के दिन का इंतजार सभी को है, सभी की जो निगाहें हैं वो कल के आदेश पर टिकी है कि आखिरकार सर्वे में क्या कुछ पाया गया और क्या कुछ साफ हो पाया। लेकिन अजहर, अगर हम जम्मू कश्मीर में मौसम की तरफ बात करते हैं तो मौसम किस तरह का बने रहेगा आने वाले दिनों में, और अभी मौसम का मिजाज जो है वो क्या कुछ कह रहा है? मनीषा, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो जम्मू कश्मीर, अगर हम वैली की बात करें तो जिस तरीके से दिन में जो है हल्की सी धूप खिली रहती है, और लेकिन शाम के टाइम जो है ये धूप जो है बादलों में कन्वर्ट हो जाती है और शाम के टाइम तेज हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। थोड़े से जो तामीर किए हुए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनमें नुकसान भी होता है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले कुछ दिनों तक जो है हल्का बूंदाबांदी रहने का इम्कान है। हालांकि दिन में जो है काफी टेम्परेचर में भी काफी इजाफा हुआ है, रात में हालांकि टेम्परेचर इतना नहीं होता है, लेकिन दिन में थोड़ा सा जो धूप में है वो उसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अगर हम पर्यटक की बात करें तो पर्यटक के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से ये मौसम जो है अभी जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा फर्स्ट क्लास माना जाता है। जी मनीषा। ठीक है सर, लेकिन अगर हम कोविड की बात करते हैं, क्योंकि जो मामले हैं वो कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो खतरा है वो बना हुआ है, बरकरार है। ऐसे में अगर कोविड के मामलों की जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो बीते 24 घंटे में क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं? जी मनीषा, अगर हम कोविड-19 के हवाले के से बात करें, हालांकि इस पे जो है पूरा कंट्रोल है, काफ़ी जो ग्राफ है काफ़ी नीचे आ गया है। 2 या 3 केस आ रहे हैं, कोई दिन ऐसा गुजरता है कोई केस ही नहीं आता। अगर कल दिन की बात करें तो कोई केस ही नहीं आया है, लेकिन फिर भी इस हवाले से जो है एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी गवर्नर इस हवाले से काफ़ी इकदाम उठा रहे हैं। हालांकि आज से जो है पूरे ज़िलों में जो है सफाई अभियान स्टार्ट किया हुआ है, तो पूरे ज़िले में, गाँव में जो है सफाई अभियान स्टार्ट, ये इसी का कोविड-19 का ये एक और पहलू है कि वो सामने ना आ जाए। इस हवाले से हर जगह पर सफाई अभियान स्टार्ट हो रही है। अगर हम कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में भी इस हवाले से जो है सफाई अभियान स्टार्ट किया हुआ है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कोविड-19 के हवाले से पूरा कंट्रोल है। जी मनीषा। ठीक है सर, आप बने रहिएगा। राजकुमार जी, अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें कोविड के मामलों की, तो बीते 24 घंटे में क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं कोरोना के, और किस हालात में है अभी, क्या कुछ नियंत्रण है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मनीषा देखना होगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन का जो दौर था और कोरोना से जिस तरीके से दुनिया जूझी, उसके बाद अब हालात बेहद सामान्य है। क्योंकि अगर कोई एडवाइजरी भी जारी होती है तो लोग पैनिक नहीं होते। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जो आपका मूल सवाल है, तकरीबन 1100 के आसपास पूरे जिले की जो 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश की जो पूरी रिपोर्ट है, तकरीबन 24 घंटे में 1100 के आसपास जो मामले हैं वो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना का जो दौर है, कोरोना का जो समय था वो शायद निकल गया, क्योंकि अब बूस्टर डोज को लेकर भी लोग काफ़ी अवेयर हैं। और जो लोग सक्षम हैं, क्योंकि अभी तक सरकारी स्तर पर बूस्टर डोज जो है उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्योंकि कोविड एक मसला रहा है और कोविड के साथ जीने के बाद, क्योंकि एक लेमैन जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी अब कोविड के बारे में समझ चुका है। और लोग सामाजिक दूरी और मास्क वाली जो स्थिति थी, क्योंकि मास्क लगा के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आदमी मानसिक तनाव और मानसिक दौर से गुजर रहा था। तो 24 घंटे में पूरी चीज़ें नियंत्रण है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो सिस्टम है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। यदि किसी को अब डोज लगवाने की आवश्यकता है, किसी को बूस्टर डोज लगाने की आवश्यकता है, तो हर जिले के जितने भी PSC हैं, जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसके अलावा जितने भी जिला संयुक्त अस्पताल हैं, उनमें एक अलग से डेस्क बना दी गई है। वहाँ जाइए, जाके कोविड के बारे में जो भी जानकारी लेनी है वो ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि तमाम जो गाइडलाइन है वो अभी तक जारी है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जैसे कि आपने पहले ही जिक्र किया था पहली खबर में कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुशीनगर भी आएंगे, क्योंकि अभी 3:30 बजे उनका नेपाल का दौरा खत्म होगा, 3:30 बजे के बाद वो कुशीनगर पहुंचेंगे। उसके बाद वो CM योगी आदित्यनाथ से भी मीटिंग करेंगे, लखनऊ वो पहुंचेंगे। ऐसे में अगर हम इस बैठक की बात करते हैं, क्योंकि तमाम वो मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे, किन मायनों में महत्वपूर्ण माना जाए, क्या कुछ मुलाकात में बातें हो सकती हैं, किन बिंदुओं को लेकर चर्चा हो सकती है? देखिए मनीषा, बहुत अहम सवाल है। और ये जो मेरी समझ जो कहती है, इसको जितना मैं इसको समझ पा रहा हूँ, 2024 के चुनावों को लेकर, लोकसभा चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव एक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जितने भी कोविड के दौरान जितने लोग थे और जिन लोगों को खाने की व्यवस्था की गई है, जिन करोड़ों लोगों के घर बने हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं, तकरीबन 28 ऐसी योजनाएं हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से प्रदेश में लागू कराई जाती हैं, विभिन्न विभागों द्वारा चीज़ें की जाती है। तो उन योजनाओं की समीक्षा कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री करेंगे और कुछ नए टिप्स देंगे। क्योंकि हमेशा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो वो नए जो कुछ है कारिंदे, कुछ करने की जो दिशा है, कुछ पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 2024 के चुनाव में किस तरीके से जाया जाए और क्या जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को भी सुनने का प्रयास करेंगे, कुछ मंत्री भी कुछ अपनी समस्याएं रखने का प्रयास करेंगे और क्या और बेहतर किया जा सकता है। राजकुमार जी, कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या योजनाओं को लेकर कुछ और चर्चा हो सकती है, किस तरीके से उनको और सुदृढ़ और मजबूत किया जाए? राजकुमार जी, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की दर्शकों के साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। और विवेक रंजन हमारे साथ बिहार से हमारे सहयोगी जुड़े थे। विवेक, आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और चलिए फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों और जानकारी के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।